हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स स्टडी सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक ज़बरदस्त टॉपिक गवर्नमेंट बजट, जिसका हम रिवीजन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बजट, गवर्नमेंट बजट। फ्रेंड्स, हम गवर्नमेंट बजट के बारे में बात कर रहे हैं। जब गवर्नमेंट बजट की बात करते हैं तो आपके दिमाग में आएगा कि गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, इनके बजट। लेकिन हमारे कोर्स में सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट के बारे में ही डिस्कशन है। तो हमारा डिस्कशन जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन बजट के बारे में ही होगा। तो हम गवर्नमेंट बजट जो पढ़ रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है, जिसको यूनियन बजट कहा जाता है। सबसे पहले आप समझ लें कि बजट होता क्या है ना। तो बजट एक एनुअल स्टेटमेंट है। उसमें एस्टिमेटेड रिसीव्स एंड एक्सपेंडिचर के बारे में डिटेल बताया जाता है। यानी नेक्स्ट ईयर में गवर्नमेंट को एस्टिमेटेड रिसीव्स क्या होने वाली हैं और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर क्या है, और ये किस साल के लिए, किस ड्यूरेशन के लिए किया जाता है। इसका ड्यूरेशन होता है फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर का मतलब होता है 1 अप्रैल से शुरू होगा और 31 मार्च को हमारा ईयर एंड होगा। तो इस फिस्कल ईयर के लिए हम गवर्नमेंट बजट के बारे में बात करेंगे। ये आपको समझ में आ ही गया है कि गवर्नमेंट बजट में हम क्या डाटा देने वाले हैं। हम डाटा देने वाले हैं रिसीव्स का और एक्सपेंडिचर का। ठीक है, चलिए इससे पहले कि हम इसके बारे में और डिटेल पता करें, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पता कर लेते हैं कि गवर्नमेंट बजट क्यों बनाया जाता है या इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो गवर्नमेंट बजट बनाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि रीएलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस करना है, हमें एलोकेशन करना है, हमें नए सिरे से एलोकेशन करना है हमें रिसोर्सेज का। क्या होता है, ये बजट हर साल बनाया जाता है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाता है अलग अलग हेड्स में। कभी हम एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हम एग्रीकल्चर में ज़्यादा पैसा लगाते हैं। कभी हम इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इंडस्ट्री में बजट के रिसोर्सेज को ज़्यादा देते हैं। तो हम रीएलोकेट करते रहते हैं गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बजट को ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है कि जब हम रीएलोकेट करते हैं तो हमारे पास टूल्स क्या है। हमारे पास टैक्स, कंसेशन और सब्सिडी, ये टूल्स हैं। यानी जिन इन्वेस्टमेंट को हम बढ़ाना चाहते हैं, है ना, हम चाहते हैं जिस तरह के इंडस्ट्रीज बढ़ें, जिस तरह के सेक्टर में हम इंक्रीमेंट चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, उस तरह के सेक्टर में हम क्या करते हैं, बहुत सारे कंसेशन दे देते हैं कि आपको टैक्स में छूट मिल जाएगी, आपको बहुत सारा रॉ मटेरियल जो होगा विदाउट टैक्स मिल जाएगा, गवर्नमेंट की तरफ से और सब्सिडी मिल जाएंगी कुछ। इस तरीके से उन इन्वेस्टमेंट को बढ़वाते हैं जो गवर्नमेंट चाहती है। तो एक तो ये हो गया रीएलोकेशन में। दूसरा है डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस। कई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं या कई ऐसे काम हैं जिनको प्राइवेट सेक्टर करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उसमें उनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिखता। प्रॉफिट दिखता भी है तो उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वो कर नहीं सकते हैं। तो ऐसे सेक्टर को गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेती है। तो इस तरह के सेक्टर को गवर्नमेंट अपने हाथ में लेकर गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करती है। जैसे सैनिटाइजेशन का काम है ना, वाटर सप्लाई का काम है, इसमें कोई प्राइवेट सेक्टर आना नहीं चाहता ह्यूज इन्वेस्टमेंट की वजह से। तो गवर्नमेंट इसे अपने हाथ में लेती है और अपने रिसोर्सेज इन कामों में लगाती है। दूसरा है इनइक्वलिटी को रिड्यूस करने के लिए। इनइक्वलिटी मतलब अमीर बहुत ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, गरीब बहुत ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं, ये इनइक्वलिटी को ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स पॉलिसी लेकर आती है इस तरीके की कि जिसमें ज़्यादा इनकम वालों पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाए, कम इनकम वालों पर कम टैक्स लगाया जाए। इसके अलावा जो पुअर्स हैं उनके बेनिफिट के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए गवर्नमेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट लेकर आती है और उससे उनको बेनिफिट देने की कोशिश करती है। तीसरी बात है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना चाहती है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के चक्र से आपको बाहर निकालना। ये जो सर्किल है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का, इससे हमारी इकोनॉमी को फ्री करना है। तो जब कभी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बहुत बढ़ रही है, कीमतें बहुत बढ़ रही हैं, तो गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर में कमी करना पड़ता है ना। और इसके अपोजिट जब लगता है कि बिल्कुल डिफ्लेशन चल रहा है, काम ही नहीं है ना, कुछ हो ही नहीं रहा है, तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर बढ़ाती है।
और इस तरीके से इकोनॉमी को डेवलप करने की कोशिश करती है। तो ऐसे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करती है। दूसरा होता है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। आपको पता है कि बहुत सारी कंपनियां गवर्नमेंट की कंपनीज भी होती हैं, उनको चलाने को, उनको मैनेज करने का काम गवर्नमेंट का होता है, तो उनके लिए रिसोर्सेज भी गवर्नमेंट को ही अरेंज करना पड़ते हैं। तो इस बजट में ऐसे ऐसे प्रोविज़न बनाए जाते हैं जिसमें रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज़ किया जाए कि जो कंपनियां गवर्नमेंट चला रही है उनके लिए इजीली रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाए। इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ कब होती है? जब कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी। और जीडीपी कैसे बढ़ेगी? जब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा तैयार करेगी, अच्छी रोड्स होंगे, फ्लाईओवर्स होंगे, ट्रेन और बसेस के लिए अच्छे रूट्स होंगे, है ना। तो जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतना ज़्यादा इंडस्ट्रीज के और काम धंधों के आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटीज रहती है। दूसरा क्या होता है कि गवर्नमेंट टैक्स और रिबेट, बहुत सारे इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है नए नए प्रोजेक्ट में, है ना। तो इनसे भी क्या होता है, जीडीपी बढ़ती है, क्योंकि नए प्रोजेक्ट आएंगे, नए सर्विसेज मिलेंगी आपको, बहुत सारा नया गुड्स जो होगा मैन्युफैक्चर होगा। तो इस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ गवर्नमेंट को करनी पड़ती है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव थे गवर्नमेंट बजट के। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ बजट की। गवर्नमेंट बजट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक रेवेन्यू बजट और एक कैपिटल बजट। यानी जो हम बजट बनाते हैं गवर्नमेंट का, उसके कंपोनेंट दो हैं, दो हिस्सों में उसको डिवाइड कर देते हैं। एक रेवेन्यू बजट यानी रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू रिसीव्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू बजट में आप क्या करते हैं, रेवेन्यू रिसीव्स एक्सपेक्टेड और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेक्टेड, इन दोनों को इंक्लूड करते हैं। और कैपिटल रिसीव्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसके लिए हम कैपिटल बजट की तरफ जाते हैं। दो बजट हमें बनाना पड़ते हैं जिसको इनकॉर्पोरेट करके हमारा टोटल बजट तैयार होता है। अब हम समझ लें रेवेन्यू रिसीव्स क्या होती है ना। रेवेन्यू रिसीव्ड इस तरह की रिसीव्स होती हैं कि जो आपको मिलती हैं तो उस पर कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती। पहली बात, जब भी आपको रेवेन्यू रिसीव होगी, मिलेगी, तो उस पर कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी। दूसरा, कोई एसेट्स में रिडक्शन भी नहीं होता। तो ऐसी रिसीव जिनके मिलने से, ऐसा पैसा जिनके मिलने से ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है और ना कोई रिडक्शन हो रहा है आपकी फिक्स्ड एसेट्स में, उसको हम रेवेन्यू रिसीव कहेंगे। रेवेन्यू रिसीव भी हमारी दो तरह की होती है, एक टैक्स रेवेन्यू और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू ना। टैक्स रेवेन्यू हम डिफरेंट तरह के टैक्स लगाते हैं। दो तरह के टैक्स होते हैं बेसिकली हमारे, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो डायरेक्टली कस्टमर से, कंज्यूमर से लिया जाता है ना। तो उसमें क्या करते हैं अपन, जैसे इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, ये डायरेक्ट टैक्स है। ये अगर इनकम टैक्स आप पर लग रहा है तो सिर्फ आप ही की इनकम पर लगेगा ना। वेल्थ टैक्स आपकी प्रॉपर्टी पर लगेगा। दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ता है आपको और हमको, लेकिन उसको पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं होती ना। इसको पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की होती है। तो क्या होता है, इस तरह के टैक्स में जो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है, इसमें आते हैं सेल टैक्स, एक्साइज टैक्स, परचेज पर टैक्स। ये सारे टैक्स मिलाकर आजकल एक नया अपन ने बना दिया है जिसका नाम है जीएसटी, जिसमें आता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ज्यादातर टैक्स इसमें इंक्लूड हो गए हैं। तो ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है ना। जैसे सेल टैक्स किससे लिया जाता है, जिसको मटेरियल सेल किया जाता है उससे सेल टैक्स लिया जाता है ना। और ये कलेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है, जो मटेरियल को सेल कर रहा है, उसकी नहीं है जो मटेरियल परचेज कर रहा है। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपसे सर्विस टैक्स लिया जाता है, तो सर्विस टैक्स आप पे नहीं करते, मतलब पे तो आप ही करते हैं, लेकिन उसको पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है, उस रेस्टोरेंट की है कि वो अपने बिल में सर्विस टैक्स चार्ज करेगा और आपसे कलेक्ट करेगा और फिर गवर्नमेंट में डिपॉजिट करेगा। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं। तो दो तरह के टैक्स हो गए, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स आप डायरेक्टली लेते हैं करदाता से यानी एसईसी से, और इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्टली मिलता है, उसकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। तो ये हमारा टैक्स रेवेन्यू था। अब हम नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करें। नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो टैक्स के अलावा गवर्नमेंट को और कहां से रेवेन्यू मिलता है। बहुत सारी ऐसी फीस होती हैं जो गवर्नमेंट रिसीव करती है,
आप लाइसेंस बनवाते हैं उस पर फीस देते हैं, आप पासपोर्ट बनवाते हैं उस पर फीस देते हैं। अब बहुत सारी गवर्नमेंट ऐसे चीज़ें हैं जिनमें आप कभी फॉर्म भरते हैं तो आपको फीस जमा करनी पड़ती है, तो उस तरह की फीस हो गई। कुछ चालान वगैरह बनते हैं, जैसे कोर्ट ने कोई एक पेनल्टी लगा दिया, कुछ चालान लगा दिया, उससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है ना। आप गाड़ी चला रहे हैं, गलत चला रहे हैं, आपने ट्रैफिक रूल ब्रेक किया है तो आपको पेनल्टी भरना पड़ता है, आप पर चालान लग जाता है। तो ये सब हमारी नॉन टैक्स रेवेन्यू होती है। फीस होती है तरह तरह की, मकान वगैरह आप रजिस्टर कराते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं तो उस पर आपको फीस देनी पड़ती है। तो ये सब हमारे नॉन टैक्स रेवेन्यू होते हैं। ठीक, तो रिसीप्ट हुई हमारी ये रेवेन्यू रिसीप्ट, जिसमें हमें टैक्स रिसीप्ट भी मिली, टैक्स से भी मिला और नॉन टैक्स रेवेन्यू से भी मिला। अब हम आते हैं कैपिटल रिसीप्ट पर। अब जब कैपिटल रिसीप्ट की बात करते हैं तो वही दो कंडीशन यहाँ भी एप्लीकेबल होती है। कैपिटल रिसीप्ट ऐसी रिसीप्ट होती है या तो उससे कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो या कोई एसेट रिड्यूस हो। ओके, लाइबिलिटी क्रिएट होगी मतलब जैसे आपने लोन ले लिया ना, तो गवर्नमेंट जब लोन लेगी तो लाइबिलिटी क्रिएट होगी, चाहे वो लोन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ले, चाहे वो फॉरेन की किसी कंट्री से ले ना। तो जब भी लोन लेगी तो लाइबिलिटी क्रिएट होगी। तो कंडीशन यही है अपनी कि जब भी लाइबिलिटी क्रिएट हो तो वो कैपिटल रिसीप्ट होगी। दूसरी तरीके से कैपिटल रिसीप्ट कैसे होगी, जब गवर्नमेंट अपनी कोई एसेट को सेल कर दे, सेल करेगी तो लमसम में उसे कुछ रिसीप्ट होगा, वो कैपिटल रिसीप्ट होगी। तो कंडीशन अप्लाई हो रही है कि या तो लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है या एसेट्स रिड्यूस हो रही है। इस तरह की जो भी रिसीप्ट होंगी उनको हम कैपिटल रिसीप्ट कहेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं सोर्स ऑफ कैपिटल रिसीप्ट की। कैपिटल रिसीप्ट के सोर्सेज क्या क्या है, कहां से हमें कैपिटल रिसीप्ट होती है। पहला तो है बोरिंग्स। बोरिंग्स का मतलब है लोन लेना। तो गवर्नमेंट लोन लेती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, गवर्नमेंट लोन लेती है फॉरेन कंट्रीज से। तो जब जब गवर्नमेंट लोन लेगी तो वो हम उसे बोरोइंग बोलते हैं। ये हमारा सोर्स ऑफ कैपिटल रिसीप्ट होता है। दूसरा होता है रिकवरी ऑफ लोन। जैसे हम लोग गवर्नमेंट ने लोन लिया है, ऐसे गवर्नमेंट लोन देती भी है, कई कंट्रीज को गवर्नमेंट लोन देती है, तो हम उसकी रिकवरी कर सकते हैं, तो उससे भी हमें कैपिटल रिसीप्ट होगी, है ना। तो हमारी कैपिटल रिसीप्ट दूसरी तरीके से होगी कि हम अपने लोन रिकवर करें। तीसरा है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब गवर्नमेंट की बहुत सारी कंपनीज होती हैं, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि हमें डिसइन्वेस्टमेंट करना है, किसी कंपनी से पैसा वापस निकालना है, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट कर लेती है। इसके अलावा है स्मॉल सेविंग्स। स्मॉल सेविंग्स में जैसे पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स है ना, आपके ये किसान विकास पत्र हैं, और इस तरह की चीज़ों में पब्लिक इन्वेस्ट करती है, वो छोटी छोटी सेविंग बहुत बड़ा अमाउंट हो जाती है। तो ये भी एक सोर्स है कैपिटल रिसीप्ट का। तो ये हमारे सोर्स हुए बोरोइंग्स, रिकवरी ऑफ लोन्स, डिसइन्वेस्टमेंट और स्मॉल सेविंग। ओके, अब हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। दो तरह के एक्सपेंडिचर भी हमें पढ़ना होगी। एक होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सबसे पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी जब भी हम कोई खर्चा करेंगे जो रेवेन्यू नेचर का होगा तो उससे हमारी कोई एसेट बनेगी नहीं ना, यानी वो खर्चा करने से कोई नई एसेट जनरेट नहीं हो रही है। दूसरा, कोई लाइबिलिटी भी पे नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे खर्चे जिनसे हमारी एसेट भी नहीं बन रही है और जिनसे हमारी लाइबिलिटी भी पे ऑफ नहीं हो रही है, उनको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये कौन से खर्चे होते हैं, ये डे टू डे के गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं, जैसे उसको सैलरी देना है ना, उससे कोई लाइबिलिटी, बड़ी लाइबिलिटी जो लोन वगैरह लिया है वो कम नहीं होती है ना, उससे कोई एसेट्स भी नहीं बनती है, और जो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस होते हैं, रनिंग एक्सपेंसेस, वो सारे इसमें आते हैं। तो ये आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो इसमें भी वही टर्म्स कंडीशन लगेगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर जब भी करेंगे तो या तो कोई एसेट्स जनरेट होगी, बनेगी, या किसी लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर तभी माना जाएगा गवर्नमेंट का जब या तो कोई एसेट्स क्रिएट हो रही है ना, नई एसेट बन रही है, जैसे कोई ओवरब्रिज बन जाए, कोई एक बड़ा सा काम हो जाए, है ना, तो वो की एसेट बन जाती है जो सालों साल चलेंगी, और या फिर कोई लाइबिलिटी पे ऑफ हो जाए, जैसे कोई लोन लिया हुआ था पुराना, वो पे ऑफ करना है, तो उसके लिए हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। गवर्नमेंट बजट में हमें तीन तरह की डेफिशिएंसी की बात करना पड़ती है, डेफिसिट की बात करना पड़ती है। डेफिसिट का मतलब होता है लॉस के बजट होते हैं ये, यानी रेवेन्यू जो है वो कम जनरेट हो रहा है, कम रिसीव हो रहा है और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है ना। तो जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी तो वो बजट आपका डेफिसिट बजट कहा जाएगा।
ये जो डेफिशिएंसी होती है बजट की, ये 3 तरीके से हम मेजर कर सकते हैं। पहली है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट, इसका फॉर्मूला क्या है रेवेन्यू डेफिसिट का, कि रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्ड। जब कभी भी आपकी रेवेन्यू रिसीव्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कम होगी तो रेवेन्यू डेफिसिट होगा। दूसरा होता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव्ड एक्सेप्ट बोरोइंग। ठीक है, इसमें बोरोइंग नहीं देना है। तो टोटल एक्सपेंडिचर ले लीजिए, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, उन्हीं में से टोटल रिसीव्ड माइनस कर दीजिए, चाहे वो कैपिटल रिसीव्ड हो या रेवेन्यू रिसीव्ड हो, लेकिन बोरोइंग्स को नहीं लेना है इसमें। इसको हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। और तीसरी होती है हमारी प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट के लिए हम क्या करते हैं, फिस्कल डेफिसिट में से यानी करंट ईयर की जो फिस्कल डेफिसिट है उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं, तो हमारी प्राइमरी डेफिसिट निकल आती है। तो ये 3 डेफिसिट होती हैं जिन्हें इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अगर ये आपको ठीक से समझ में आ जाएंगी तो इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट होता है हमारा गवर्नमेंट बजट। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।